नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बंसल अपने YouTube चैनल कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्थात कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको केंद्रीय बैंक के विषय में बताया था। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको मौद्रिक नीति के विषय में बताऊंगी। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति क्या होती है और इसका निर्माण कौन करता है। तो मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य उपकरण माना गया है। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, ब्याज दर और उपयोग को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, नियमन और प्रोत्साहन में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की वह नियंत्रण नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा और लागत को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों के अतिरिक्त वे सभी अमौद्रिक उपाय भी सम्मिलित किए जाते हैं जो देश की मौद्रिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसमें कीमत नियंत्रण, मजदूरी नियंत्रण, व्यापार नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, विनियोग नियंत्रण और बजट नीति आदि भी शामिल किए जाते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है मौद्रिक नीति के उद्देश्य। तो देश में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है उनके क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कीमत स्थिरता अथवा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। किसी भी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर स्थिरता की अपेक्षा आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आंतरिक मूल्यों में अस्थिरता होगी तो इस कारण से देश में स्फीति अथवा अपस्फीति की स्थिति बनी रहेगी और जिसके कारण कीमत स्तर और मूल्य स्तर में परिवर्तन आएंगे, जिससे देश में आंतरिक विद्रोह हो सकता है। तो कीमत स्थिरता से क्या अभिप्राय है? तो कीमत स्थिरता से अभिप्राय है मुद्रास्फीति की उचित दर। मुद्रास्फीति का देश के भुगतान संतुलन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मुद्रास्फीति की स्थिति देश में नहीं आनी चाहिए। बचत करने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। यदि देश में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो बचत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। कीमत स्थिरता राष्ट्रीय आय के समान वितरण में सहायक होती है। यदि कीमतों में अस्थिरता होगी तो राष्ट्रीय आय में कमी हो सकती है। कीमत स्थिरता आर्थिक विकास में भी सहायक है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि। तो मौद्रिक नीति का निर्माण का जो उद्देश्य है वो आर्थिक विकास, व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार, कल्याणकारी राज्य की स्थापना आदि हो सके। इसके लिए लचीली मौद्रिक नीति का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बैंक ऋण में वृद्धि करके कम लागत पर इसे प्रदान करके आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था करने के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता होती है। विदेशों से कच्चा माल आयात करने के लिए भी उन्हें बैंक साख की आवश्यकता होती है। स्थिर पूंजी को खरीदने के लिए बैंक ऋण की भी आवश्यकता होती है। बैंक साख की कम ब्याज दर पर सहज उपलब्धि निवेश को प्रोत्साहित करती है और इस प्रकार आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है मुद्रा की तटस्थता। तटस्थ मुद्रा से तात्पर्य क्या है? मुद्रा की पूर्ति से है। तटस्थ मुद्रा से तात्पर्य मुद्रा की पूर्ति से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि उतार चढ़ाव होंगे
तो उसका मुख्य कारण मौद्रिक परिवर्तन ही होगा और नई मुद्रा का सृजन करने से वस्तुओं की मांग तो बढ़ जाती है, परंतु उनकी पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती। परिणामतः वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद आता है पूर्ण रोजगार। तो देश की मौद्रिक नीति का एक और उद्देश्य है पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन स्थापित करना, अर्थात बचत एवं विनियोग के बीच संतुलन स्थापित करना, जिससे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहे। विनिमय दर की स्थिरता। मौद्रिक नीति के अंतर्गत विनिमय दर, जो हमारा विदेशी विनिमय होता है, उसकी दर में स्थिरता बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि विनिमय दर स्थिर नहीं होगी तो विदेशी व्यापार में कमी आएगी और भुगतान संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय संबंधों में स्थिरता बनाए रखना, विदेशी मुद्राओं में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकना, अविश्वास के संकट से बचना और पूंजी के बहिर्गमन को हतोत्साहित करना। इसके साथ ही साथ भुगतान संतुलन में साम्य अवस्था बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का महत्व। चूंकि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ की मौद्रिक नीति का एक और महत्व हो जाता है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, किंतु विकासशील देशों में मौद्रिक नीति को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहला, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और दूसरा, आर्थिक विकास में वृद्धि करना। और आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है और उसमें विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक को दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है अधिकाधिक मात्रा में मौद्रिक साधनों का प्रयोग करना, स्फीति शक्तियों को नियंत्रित करना, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में मौद्रिक साधनों का प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ स्फीति शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। अतः ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में दोहरी भूमिका अदा करता है। उसमें पहला आता है केंद्रीय बैंक को साख का निर्माण करना और साथ ही साथ साख को नियंत्रित करना। इसके बाद जो आता है वो आता है पूंजी निर्माण। विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर प्रायः नीची होती है, अतः देश के आर्थिक विकास में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और इन उपायों को अपनाए जाने के लिए कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है अर्थव्यवस्था में निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आता है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना। हीनार्थ प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक विनियोग के लिए अतिरिक्त साधन प्रदान करना। पूंजी निर्माण के इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं वो ये हैं कि अर्थव्यवस्था में निजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना और हीनार्थ प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक विनियोग के लिए अतिरिक्त साधन प्रदान करना। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट वो आता है कीमत स्थिरता। किसी भी देश की मौद्रिक नीति का उद्देश्य आंतरिक मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना होता है, जिससे आर्थिक विकास अविरल गति से चलता रहे। आर्थिक विकास के लिए उन्हें जो उपाय अपनाने जाने चाहिए वो हैं आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना और स्फीति शक्तियों को नियंत्रण में करना। यहाँ पर प्रोफेसर एस के बसु जी ने कहा है कि वह मौद्रिक नीति
जो कीमत स्तर में पर्याप्त स्थिरता कायम कर सकती है तथा पूर्ण रोजगार को पूर्ण कर सकती है, आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करती है। A monetary policy which can maintain a reasonable degree of price level stability and keeps employment reasonably full sets the stage for economic development। इसके बाद जो आता है वो आता है विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएं। तो विकासशील देशों में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों ही अविकसित एवं असंगठित होते हैं, जिस कारण से वहां साख नियंत्रण की विधियों का प्रयोग सीमित होता है। इसके बाद आता है कि विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई होती है और वहां बैंकिंग सुविधाओं का उन्हें अधिक ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण वहां पर बचत और विनियोग की प्रवृत्ति कम होती है और आर्थिक व मौद्रिक नीतियां वहां निर्विघ्न रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। विकासशील और अल्प विकसित देशों में सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली के अभाव में बाजार दर और बैंक दर में समन्वय नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर केंद्रीय बैंक की बैंक दर अधिक प्रभावशाली नहीं होती है। साख मुद्रा के कम प्रचलन के कारण इन देशों में साख नियंत्रण नीति भी अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाती है। यहाँ पर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के मध्य परस्पर समन्वय नहीं पाया जाता है। विकासशील देशों में संगठित मुद्रा बाजार की अपेक्षा असंगठित मुद्रा बाजार का आकार बड़ा होता है तथा दोनों बाजारों में परस्पर समन्वय नहीं पाया जाता है, जिसके कारण केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के सभी परंपरागत तरीके अधिक प्रभावी नहीं हो पाते हैं। दीर्घकालीन स्तर पर विकासवादी उद्देश्य अपनाने से मौद्रिक नीति अल्पकालीन क्रियाओं को प्रभावित करने में जोरदार और आक्रमणकारी होने के स्थान पर निष्क्रिय तथा दब जाने वाली होती है। तो उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति नियोजित आर्थिक विकास में अत्यंत सहायक है, क्योंकि अनेक सीमाओं के पश्चात भी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ देश का विकास करना है और उसमें अपना सक्रिय योगदान प्रदान करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संचालक मंडल ने मौद्रिक नीति के विषय में जो विचार रखे हैं वो हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिस्पाइट इट्स रिकग्नाइज्ड लिमिटेशंस जनरली एंड स्पेशली इन अ सेमी डेवलप्ड इकोनॉमी like that of India, with a sustainable currency component of money supply, has a positive role to play in facilitation of the attainment of growth with stability। इसके बाद आता है जो मुख्य चीज आती है वो आती है मौद्रिक नीति के उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं? मौद्रिक नीति के उपकरण से तात्पर्य साख नियंत्रण से है और साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक निम्नलिखित उपाय अपनाता है। सबसे पहले आता है रेपो दर। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। वर्तमान में यह दर 4.40% है। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करता है और वर्तमान में यह दर 3.75% है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। वर्तमान में बैंक दर 5.40% है। नकद कोष अनुपात
CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात का अर्थ यह है कि केंद्रीय बैंक द्वारा CRR 4% निर्धारित है। तो इसका तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का 4% धन केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह दर 3% कर दी है। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात है जो प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्र सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। यह समय देनदारियों व कुल मांग के प्रतिशत पर निर्धारित होता है। वर्तमान में यह दर 18.50% है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत 2011-12 की मौद्रिक नीति में की गई थी। बैंक इसके जरिए केंद्रीय बैंक से कर्ज ले सकते हैं। यह दर चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से 1% अधिक होती है। वर्तमान में ये दर 5.40% है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 17 मई 2020 के अनुसार CRR करंट रेट है 3%, SLR करंट रेट 18.50%, रेपो रेट 4.40%, रिवर्स रेपो रेट 3.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40% और बैंक रेट 5.40%। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।